कहानी है किशनपुर नाम के गांव की, जहां मंगू नाम का एक किसान रहता था। मंगू के पूर्वजों ने गांव के सेठ धनराज से एक मोटी रकम ब्याज पर ली थी, जो बिना चुकाए ही स्वर्गवासी हो गए और उस पर कर्जे का बोझ आ गया था। मंगू जो कुछ भी कमाता उसका बस 1/3 हिस्सा ही उसके पास बचता, क्योंकि 2/3 हिस्सा तो ब्याज के रूप में सेठ धनराज के आदमी उससे ले जाया करते थे। एक दिन शाम को मंगू अपने घर पर खुशी खुशी लौट रहा था। अरे वाह मंगू, बड़ा खुश लग रहा है। लगता है इस बार अच्छी फसल होगी तेरी। मुझे भी ऐसा ही लगता है मोहन भाई। बड़ी मेहनत से मैं शहर जाकर बीज और खाद लेकर आया था। लगता है सारी मेहनत सफल हो गई। इस बार 2 गुनी फसल होगी। अब मालिक को देने के बाद जो 1/3 हिस्सा मेरे पास बचेगा वो महीने के खर्च के लिए ज्यादा ही पड़ेगा, तो कुछ बचत भी हो जाएगी। मंगू खिलखिलाकर मोहन से बातें कर रहा होता है तो सेठ धनराज चापलूस पेड़ के पीछे छुपकर देख लेते हैं। ओहो, इनकी खुशी तो देखो। मालिक को बताना पड़ेगा कि इस बार मोटी रकम हाथ आने वाली है। इसीलिए तू मालिक का नौकर ही रह गया और मैं उनका खास आदमी हो गया। इस तरह जाकर ये खबर उन्हें देगा तो उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खबर देनी ही है तो ऐसी दे कि मंगू अब चालें चलने लगा है। फसल उगाता है 2 गुना और मालिक को आधे का हिसाब देता है। मालिक उस आधे हिस्से में से 2/3 लेकर बैठ जाते हैं और मंगू बचे आधे खेत की फसल को बेचकर उन पैसों को छुपा लेता है। इस तरह बनती हैं खबरें मोटू। अब जब मालिक के पास ये बात जाएगी तो मालिक तिलमिला उठेंगे और आकर मंगू की खटिया खड़ी कर देंगे। अब इतनी बड़ी खबर मैं उन तक लेके जाऊंगा तो मालिक खुश होकर मुझे भी तो इनाम देंगे। मान गए भाई, तू तो बड़ा ही शातिर निकला। बात के मुताबिक मोटू और पतलू जाकर सेठ धनराज को आधी अधूरी मिलावट भरी खबर देते हैं, जिसको सुनते ही सेठ धनराज आग बबूला हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। बड़ा फसल उगाने वाला बना है ना मंगू। जिस तरह से उसके बाप दादाओं को अपना गुलाम बना रखा था, इसे भी गुलाम बनाकर ही छोड़ूंगा। बहुत बड़ा किसान बना है ना। इस बार अगर उसकी ये जमीन भी उससे छीन न ली तो मेरा नाम भी सेठ धनराज नहीं। मेरा बैग उठाओ छोटू मोटू और चलो मंगू के घर। सेठ धनराज छोटू मोटू के साथ मंगू के घर पहुंचते हैं। हर महीने ये 2/3 फसल से तुम्हारा कर्ज चुकने वाला नहीं है। ये तो बस ब्याज की रकम है। मूल कब दोगे? हाँ, कब दोगे? कब दोगे? दे दूंगा मालिक, दे दूंगा। दे दूंगा नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए। सारा का सारा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा ना कहिए। मैं ठहरा गरीब किसान। जो फसल अभी लगी है उसे काटने में ही 3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद फिर 2 महीने तक कोई खेती नहीं हो पाएगी। बचे 1 महीने, उसमें मैं क्या ही जुटा पाऊंगा मालिक। चलो ठीक है, तुझ पे दया किए देता हूँ मैं। सुना है तेरे हाथों में जादू है, तू किसी भी चीज की खेती कर सकता है। इस फसल की कटाई के बाद जब दूसरी बार खेती का मौसम आएगा तो तुझे क्या उगाना है मैं तुझे बताऊंगा। अगर तूने समय रहते खेती करके मुझे दिखा दिया तो ब्याज क्या, तेरा मूल भी माफ। और अगर ऐसा ना हो पाया तो तेरी जमीन भी मेरी, समझा? मेरी। ये कहकर सेठ धनराज वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा मंगू अब हर रोज इसी सोच में पड़ा रहता था कि न जाने कैसे सेठ धनराज का कर्ज उतारेगा। अब मंगू के चेहरे से खुशी ही जा चुकी थी। वो रोज वक्त से अपने खेत पर जाता और घर लौटते वक्त एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर उधार चुकाने के तरीकों के बारे में सोचता रहता। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं। मेरे खेत जैसे और 6 जमीन भी हो जाए ना मेरे पास, तो भी इतने कम वक्त में मैं मालिक का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। हे भगवान, कहीं मेरे हाथों से मेरी जमीन न चली जाए। ये सोचकर मंगू फूट फूट कर रोने लग जाता है। उसकी आंखों के आंसू बहते हुए वहीं पास में एक मुरझाए हुए छोटे से पौधे की जड़ों में चले जाते हैं। इसी तरह मंगू रोज उस पेड़ के नीचे आकर रोता और उसकी आंखों से गिरे आंसू एक छोटे से पौधे की जड़ में चले जाया करते, जिस कारण वो मुरझाया हुआ पौधा अब धीरे धीरे हरा होने लगा था। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। सेठ धनराज मंगू के घर एक बड़ी सी पोटली लेकर पहुंचते हैं। ले मंगू,
देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया हूँ, क्या लाया हूँ? अब तुम दोनों ने मेरी बात दोहराई तो इन बीजों के साथ तुम दोनों की भी खेती करवा दूंगा। देख मंगू, मैं तेरे लिए बहुत कीमती बीज लेकर आया हूँ। यूं तो इन बीजों को उगाने के लिए 1 हफ्ता ही काफी है, पर चलो मैं तुम्हें 15 दिन देता हूँ। अब तो नहीं कहोगे ना कि मैंने कोई बेईमानी की है। अब ये मत पूछना कि फसल में पानी किस हिसाब से जाएगा। अब अगर ये भी मैं बताऊंगा तो शर्त किस बात की? नहीं। सेठ अपने हाथ से उस पोटली को मंगू को सौंपकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं। शर्त पूरी नहीं हुई तो जमीन मेरी। मंगू जैसे ही उस पोटली को खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ये सेठ धनराज कभी नहीं बदलने वाला है। ठग लिया ना उसने आपको। बल्ब की खेती कोई कैसे कर सकता है भला? हे भगवान, बल्ब थमा कर चला गया हमें वो। हम तो हार जाएंगे जी। कार्य तो असंभव है कविता, पर मुझे अपनी मेहनत और धरती माता पर पूरा भरोसा है। मंगू बिना कुछ सोचे समझे उस पोटली को उठाकर जंगल के रास्ते खेत की ओर जाने लगता है और रास्ते में फिर से उस पेड़ के नीचे बैठकर बल्ब की खेती के उपाय सोचने लगता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रो मत मंगू, तुमने तो मुझ में जान फूंकी है। मैं एक जादुई कन्या थी। एक बार जंगल में घूमते वक्त नादानी में मैंने एक ऋषि के तपस्या में बाधा डाल दी थी, जिसके बाद ऋषि ने मुझे एक मुरझाए हुए सूखे पौधे में बदल दिया। मुझ सूखे हुए पौधे को कोई देखने भी नहीं आता था। जब तक किसी के आंसुओं से मेरी जड़ों को सींचा नहीं जाता, तब तक मैं हरी भरी होकर आजाद नहीं हो सकती थी। पर तुम्हारे आंसुओं ने मुझे हरा भरा कर दिया और मैं फिर से आजाद हो गई। तुमने मुझे जीवित किया है, इसीलिए तुम्हारी समस्या का हल भी मैं ही तुम्हें दूंगी। ये लो बल्ब के बीज। इन बीजों को अपने खेत में डालना और बल्ब की खेती हो जाएगी। और फिर क्या था, मंगू उन बीजों को लेकर अपने खेत में रोप कर घर लौट जाता है और अगली सुबह वापस अपने खेत में आकर देखता है तो हर तरफ बल्ब की फसल लहरा रही थी। मंगू की खेती का मजाक उड़ाने वहाँ मोटू और छोटू भी पहुँचते हैं, जो बल्ब की जादुई खेती देखकर बौखला जाते हैं। बल्ब, इसने तो सही में खेती कर डाली। जल्दी चल, सेठ को इस बारे में बताना होगा। मालिक, उस गवार मंगू ने तो बल्ब की खेती ही कर डाली। अब वो आपके पास आता ही होगा। आपको तो उसका सारा कर्ज माफ करना ही पड़ेगा। सांप के मुंह से चूहा और मेरे हाथों से पैसा निकालना नामुमकिन है मोटू। पहली बात तो कोई बल्ब की खेती कर ही नहीं सकता, और मान लो कि उसने कर भी दी तो मैं पहले ही उसके फसलों को तबाह कर दूंगा। अब जब मुझे कोई उगा हुआ बल्ब दिखेगा ही नहीं तो शर्त पूरी होगी कैसे? सेठ धनराज अपने आदमियों के साथ मंगू के खेत में पहुंचकर उसके बल्ब की खेती को तहस नहस करने को तैयार हो जाता है। पर जैसे ही सेठ धनराज खेत के अंदर जाता है, उसे बल्ब से करंट लग जाता है और वो वहीं तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। और यही उसके बाकी आदमियों के साथ भी होता है। बचाओ, बचाओ मंगू, मुझे बचाओ। सेठ धनराज की आवाज सुनकर सभी वहां आते हैं। मंगू सेठ धनराज के साथ साथ उसके सभी आदमियों को भी खेत से बाहर निकाल कर लाता है। बुरे के साथ बुरा ही होता है मालिक। आपने हम गरीबों के साथ बड़ा अन्याय किया। देख लिया ना कुदरत का इंसाफ। इस करंट से आपको आग का पैसा बचाने नहीं आया, इस गरीब किसान ने ही आपकी मदद की, वरना आपके तो प्राण पखेरु ही उड़ जाते। मैं मंगू के साथ साथ सभी गांव वालों से माफी मांगना चाहता हूँ, और कागजातों में हेरा फेरी कर मैंने जिन भी किसानों की जमीन हड़पी है, मैं सभी जमीनों को उन किसानों को लौटाने का वचन देता हूँ।